नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसे सेशन का डिस्कशन सुनने के लिए जिसको जानकर आपको निश्चित ही भारत पर गर्व करने का मौका मिलेगा। क्या है ऐसा? हाल ही में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और दुनिया भर के बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया की जो 85% जीडीपी का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो भारत में आज के समय बैठक कर रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर भारत मंडपम के अंदर बैठक चल रही है G20 की। और उस दौरान रास्ते में जो भी आ रहा है, भारत के बारे में जो विचार रख रहा है, उन्हीं से जुड़े हुए आज हम आपके साथ सेशन साझा कर रहे हैं। हमारे इस सेशन में अब से 1 घंटे पहले तक के सारे अपडेट्स भी आज आपके लिए हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे वर्ल्ड बैंक से, तो पूरी G20 की कहानी भी इसके अंदर कवर की जाएगी कि क्या कुछ घटित हो रहा है और साथ में वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए क्या कहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने एक तस्वीरों का कोलाज है जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत में विदेशी डेलीगेशंस का, विदेशी जनप्रतिनिधियों का, विदेशी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। भारत के लिए निश्चित ही यह गर्व का विषय है कि भारत G20 को होस्ट कर रहा है। और G20 को होस्ट करते समय जो तस्वीर आपके सामने सबसे पहले है, वो आज ही के सेशन से जुड़ी हुई है। आप हैं वर्ल्ड बैंक के प्रधान या वर्ल्ड बैंक के हेड। दुनिया को लोन देने वाली, दुनिया की मदद करने वाली जो दो संस्थाएं हैं, उनमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का सबसे ऊपर नाम आता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौर की बनी हुई हैं। उसके पश्चात जब दुनिया का निर्माण हो रहा था, तब बनाया गया था। आप हैं बांगा, जो कि अमेरिका में ही रहते हैं और अमेरिका से ही वर्ल्ड बैंक को हेड करते हैं। आप इंडिया आए हुए हैं और जब ये इंडिया आए तो इन्होंने अपने साथ में भारत के बारे में जो अच्छी बातें थी वो भी लेकर आए और यहां आकर कहा। अजय बांगा जी के द्वारा G20 में आना और उनके साथ साथ भारत के बारे में अच्छी बातें बोलना, ये हमने कल एक चुटकीले अंदाज में अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया था कि पाकिस्तान से बोलो कि वर्ल्ड बैंक वाले आए हैं, पैसा चाहिए हो तो बताना। इस तरह से हमने एक इशारा दिया था आपको ये समझाने का कि भैया इस समय पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के नाम पर जहां एक और पलक पावने बिछाए बैठे हैं कि ये लोग कभी पहुंच जाएं और आकर के तारीफ में 2 शब्द कह दें और इनकी इकोनॉमी चल पड़े, वो लोग भारत में आए हुए हैं, भारत के मेहमान हैं। इसी बीच में दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी बैंक, जिसे आप आईएमएफ के नाम से जानते हैं, उसकी प्रधान क्रिस्टलिना जॉर्जीवा भारत में आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाई दे रही हैं, थिरकते हुए दिखाई दे रही हैं। जब वो भारत पहुंची तो उनके स्वागत के लिए जो म्यूजिकल नाइट रखा गया था, वो उसको पूरी तरह एंजॉय कर रही है। ये दर्शाता है कि विदेशी डेलीगेशन जब भारत आए हैं तो वो भारत आकर के कितना प्रसन्नचित्त हैं। भारत की अगुवाई से, अतिथि देवो भव के जो भाव है उससे ये दृश्य निश्चित ही हमारे पड़ोसियों को नागवारा गुजरेगा। खैर, फिलहाल के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहे गए बात का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत को अप्रिशिएट करते हुए कहा है कि भारत ने पिछले 6 सालों में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे आप डीपीआई कहते हैं, उसका जो कार्य किया है वो 47 साल में जितना काम होता उसके बराबर है। यानी 47 ईयर में जितना काम होता वो भारत ने मात्र 6 साल में कर दिखाया है। यह जानकारी जैसे ही बाहर आई तो फिर इस विषय पर जानकारी जुटाना शुरू हुआ कि भाई ये कौन सी चीज की तारीफ कर दिए हैं, डीपीआई क्या होता है, सारी बातें आपको बताते हैं। देखिए, दुनिया भर में आज जो ताकतें हमारे देश में एकत्रित हुई हैं, दुनिया भर की बड़ी ताकतें, उनका असल उद्देश्य यह है कि कभी दुनिया वापस से आर्थिक संकट के दौर में ना जाए। दुनिया में जब जब आर्थिक संकट आए हैं तब एक दूसरे देश के साथ मदद करके उन्हें बाहर निकालने के लिए शुरुआती तौर में इसका गठन इसी उद्देश्य से किया गया था। फिर उसके बाद में सारे देश आपस में मिलते रहे और अपनी अपनी बातें करते रहे। G20 की प्रमुख चीजों में से एक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि जो जनता देश में निवास करती है उसको कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़कर अपडेट किया गया है। जैसे भारत ने अपने इन पिछले सालों में जो यूपीआई है, इसके अंदर एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। जनधन अकाउंट, जो कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के पास है। मोबाइल की कनेक्टिविटी, जो भारत के लगभग हर कॉर्नर में अब पहुंच चुकी है। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि भारत ने कितना तेजी से संचार के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और पेमेंट के ट्रांसफर गेटवेज के रूप में जबरदस्त कार्य किया है। इसी को देखते हुए G20 ने ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन नाम से अपने डॉक्यूमेंट में यह कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने यूपीआई
जनधन आधार, ओएनडीसी, कोविन, जब कोरोना का काल था तो जो इंजेक्शन लगने के लिए जो कोविन प्लेटफॉर्म बना था, अनाज वितरण के लिए ओएनडीसी जो बना था, ऐसी योजनाओं से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। और ये आप और हम अच्छे से इसका यूज भी करने वाले लोगों में से हैं। यूपीआई मोस्ट प्रोबेबली आप में से अधिकांश लोग अब तक यूज कर ही चुके होंगे किसी ना किसी रूप में, चाहे पेटीएम हो, चाहे भीम पे हो, यूपीआई हो, किसी भी तरीके से यूज किया हो, या फिर कोरोना वैक्सीन के समय कोविन का उपयोग किया गया हो। ये सब कनेक्ट करने वाली चीजें हैं जो देश ने देखी हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय समावेशन का मतलब समाज के जितने भी वर्ग हैं उनको फाइनेंशियली मुख्य धारा में शामिल करना, उसके लिए जनधन आधार, मोबाइल नंबर आदि का बड़ा योगदान रहा है। भारत ने 6 साल में अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन दर को, जो कि 2008 में 25% थी, उसे 80% तक पहुंचा दिया है। इसको आसान भाषा में अगर हम ये कहें कि भारत के जितने भी लोग हैं अब वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसे को कनेक्ट करके रखे हुए हैं। आप में से बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि अगर आप अब सड़क किनारे कोई भी सामान खरीद रहे हो या कहीं भी छोटा सा ट्रेवल कर रहे हो, आपके ट्रांसफर के लिए यूपीआई इजीली अवेलेबल हो जाता है। चाहे आप सब्जी खरीद रहे हो या फिर आप टिकट्स बुक कर रहे हो, चाहे आप फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे हो, यूपीआई हर लेवल पर उपलब्ध है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सरकारी सेक्टर को ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है। इवन कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ने तो छोटे कारोबारियों को लोन देने में 8% तक की कन्वर्जन रेट दर्ज की है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में, यानी कि जो चीज मतलब बर्बाद हो जानी थी, उसमें 65% तक की कमी आई है। फ्रॉड और धोखाधड़ी को पता लगाने का जो खर्चा है वो भी 60% तक कम हो गया है। क्योंकि पहले जो फ्रॉड होते थे, जैसे आज आधार नंबर है आपके पास या आपके पास बैंक अकाउंट नंबर से कनेक्टेड मोबाइल नंबर है, तो आपके फ्रॉड आपको तुरंत पता चल जाते हैं। तो यूपीआई की सफलता को भी हाईलाइट करते हुए कहा गया है कि भारत की जीडीपी के आधा से ज्यादा राशि यूपीआई से इंडिया ट्रांजैक्ट कर चुका है। भारत और सिंगापुर के बीच इस साल फरवरी में हुई यूपीआई इंटरलिंकिंग की तेज, सस्ती और ट्रांसपेरेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की सुविधा को भी हाईलाइट किया गया है। यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट और टाइमिंग बचा, 65% डेप्रिसिएशन कॉस्ट की कमी आई, साथ ही साथ जो फ्रॉड डिटेक्शन है उसमें 66% की कमी आई, और जो बैंक के द्वारा किसी कस्टमर को ऑनबोर्ड करने का खर्चा होता था, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पहले बैंक में अकाउंट खुलवाना जो था वो एक लंबा प्रोसीजर का पार्ट होता था। वहां जाइए, पूरा कागज भरिए, उनका पूरा की पूरा एक कंज्यूमर, एक अधिकारी जो है आपके साथ इन्वॉल्व होता था, उनका भी दिन का 2-3 घंटा लगता था, तब जाके कुछ होता था। दूसरे दिन वेरिफिकेशन के नाम पर आपके घर जाते थे, तब जाके अकाउंट खुलता था, कई बार नहीं भी खुलता था। लेकिन अब यह हो गया कि आपके पास 3 चीजें हैं, आपके पास मोबाइल नंबर है, आपके पास आधार कार्ड है, तो आपका सीधा जनधन अकाउंट खुल जाएगा। अब जनधन आधार मोबाइल का जो ये कनेक्शन बनकर, जो जैम ट्रिनिटी बनकर आई है, इसने अकाउंट खोलने की जो कीमत है ना, उसमें 23 बिलियन से कम, मतलब कॉस्ट $23 से खर्चा घटा करके $0.1 का खर्चा ले आई है। यानी कि एक प्रकार से कई गुना इस खर्चे में कटौती देखी गई है। भारत ने पिछले 6 सालों के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जनधन आधार मोबाइल के थ्रू देखा है, उसमें 3 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो बेनिफिट पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, चाहे डिजिटल आर्किटेक्चर हो या 361 बिलियन डायरेक्ट पैसे का ट्रांसफर हो, इनके बारे में गजब की तारीफ वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत के लिए की गई है। ठीक है ना। भारत ने हाल ही में अपने लेवल पर इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए न केवल आधार बल्कि अब डिजी यात्रा का भी उपयोग किया है। जो आप में से साथी फ्लाइट्स लेते हैं, यानी कि हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, उनकी हवाई यात्रा से पहले अब ऐसा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया है कि आपके जाते ही आपकी पूरी पहचान हो जाएगी कि आपने आखिरी बार ट्रेवल कब किया था, आपके नाम से टिकट बुक है या नहीं है। आपकी सीधी चेक इन केवल चेहरा देख करके हो जाएगी। साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन क्लाउड डिजी लॉकर के रूप में दिया गया है। ये सब चीजें भारत को बढ़ावा देती हैं, भारत की जो डिजिटल ताकत है उसको बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री ने इसी कारण से इस बात को अपने ट्वीट पर दर्शाते हुए कहा है कि हमने 47 साल का काम 6 साल में किया है
और ये बात वर्ल्ड बैंक खुद मानती है, ठीक है ना। और इसका प्रमाण ये भी है कि यूपीआई में हाल ही की 1 अगस्त की आप खबर देख सकते हैं कि हम लोगों ने 9.96 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए हैं, लगभग 15.34 लाख करोड़ रुपए के। यानी आप और हमने जो पैसा ट्रांसफर किया है उसकी वैल्यू इतनी दामों तक पहुंच चुकी है। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं जो कि वर्ल्ड बैंक में निकल करके आई है, ठीक है। अब G20 की बैठक में जो आए हुए विदेशी प्रतिनिधि हैं और उनके साथ आए हुए जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं, उनके जो जानने वाले हैं, उनका ऑफिस स्टाफ है, उनके साथ अधिकारी जो आए हैं, उनको भारत मंडपम में जहां पर यह पूरा इवेंट हो रहा है वहां पर क्या क्या नजारे दिखाए जा रहे हैं, उसका अंदाजा आप भारत की डिजिटल यात्रा से लगा सकते हैं। भारत ने प्रॉपर तरीके से तैयारी की है कि यहां पर जब कोई आए तो उन्हें प्रॉपर तरीके से हमारा डिजिटल, चाहे डिजी लॉकर हो, चाहे डिजी यात्रा हो, चाहे यूपीआई हो, उसका अनुभव कराया जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भारत ने यहां पर की है और वो क्या है कि सभी जितने भी हमारे फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं उनके अकाउंट में 1000 रुपए यूपीआई के माध्यम से डाल दिया गया है और कहा गया है कि अब आप इस पैसे का उपयोग इसी भारत मंडपम में जब भी कोई खरीद फरोख्त करनी हो तो करके देखिएगा। यह विदेशी प्रतिनिधियों को और उनके साथ आए अधिकारियों को यह अनुभव दिलाता है कि हमने ट्रांजैक्शंस को कितना सेफ, सिक्योर और सीमलेस कर दिया है। बिना किसी दुविधा के उसे संपन्न कराने में हमने कार्य किया है। यह चीज अपने आप में हमने बहुत अच्छी बनाई है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमने भाषिणी का भी प्रदर्शन किया है। यह क्या है? हमने प्रॉपर तरीके से एक ऐसा इंटरफेस एआई के माध्यम से बनाया है जिसमें आप कोई सी भी भाषा इनपुट डालिए, वो अपने हिसाब से उसे सेट करती है डेटा को R&D के साथ। जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपके अपने हिसाब से उसे रिप्रोड्यूस करके दे सकती है। तो भारत ने इस प्रकार से अपने फॉरेन डेलीगेशंस के लिए बहुत सारी सुविधाएं इस भारत मंडपम, जहां दिल्ली के प्रगति मैदान में यह बैठक हो रही है, वहां दी हैं। ट्विटर पर इसी कारण से G20 इंडिया 2023 ट्रेंड में भी है। विदेशी डेलीगेशंस का आने का दौर आपने कल तक देखा भी होगा, शायद विभिन्न मीडिया हाउसेज ने आपके सामने ये तस्वीरें साझा की होंगी। दुनिया का हर बड़ा, लगभग हर बड़ा, शी जिनपिंग और पुतिन को छोड़ करके नेता आज भारत की धरती पर है, दिल्ली के भारत की राजधानी में है और वहां पर ये अपने अपने लेवल पर भारत की, जो भी भारत की तरक्की है और दुनिया का जो बढ़ावा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यूएस प्रेसिडेंट का भारत आना 3 दिवसीय यात्रा के लिए यह भी बहुत मायने रखता है। जब वो एयरफोर्स 1 से उतरे और प्रधानमंत्री से मिलने गए तो ये अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल मित्रता को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को G20 समिट के लिए भारत पहुंचे थे और फिर वो एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में मिलने पहुंचे थे। इन दोनों के बीच में क्या डील हुई वो आने वाले समय पर भी हम बताएंगे। इस बात को लेकर के व्हाइट हाउस के द्वारा अपना एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। प्रधानमंत्री से मिलने गए हुए जो बाइडेन को आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यह दृश्य कितना मतलब अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट बनता है। विशेष रूप से तब जब भारत के अंदर जनप्रतिनिधि आते हैं या फिर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए भी तैयारियां लगती हैं। आज दुनिया के ऑलमोस्ट बड़े से बड़े जो लोग हैं वो भारत में हैं और ऐसी स्थिति में उनका भारत होना एक अपने आप में अलग ही लेवल पर है। ऋषि सुनक जो है वो जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, आप भी यहां पर पहुंचे, साथ ही साथ उनके साथ में मॉरिशस, बांग्लादेश, इनके प्रधानमंत्री भी भारत पहुंचे हैं। साथ ही G20 के इवेंट में ऋषि सुनक जी ने आने के बाद अपने लेवल पर वीडियो शेयर किया। अब उनका जो यहाँ पर आगमन हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो कैसे यात्रा किए। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने देश में खालिस्तान को नहीं पनपने देंगे, इस प्रकार के एक्सट्रीमिज्म को वो बिल्कुल भी स्थान नहीं देते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ऋषि सुनक जी इस जगह को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और उन्होंने इस इवेंट में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी किया है। इसके साथ साथ भारत ने भारत मंडपम में यानी प्रगति मैदान के उस स्थान पर जहां ये मीटिंग चल रही है वहां पर कई टेक्नोलॉजी की चीजें भी प्रदर्शित की हैं। ऐसी स्थिति में भारत मंडपम में एंट्री लेने से पहले एआई का एंकर लगाया गया है। साथ ही साथ भारत ने वॉल ऑफ डेमोक्रेसी लगाई है। वॉल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो भारत मंडपम में एंट्री करते ही 26 ऐसे वीडियो दिखाते हुए बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं जो कि आपके सामने पहुंचने पर ही आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भाषा का अनुमान लगाकर आपको बताएंगे कि भारत का इतिहास क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत का डेमोक्रेसी से कितना पुराना नाता है। भारत मंडपम के अंदर नटराज की प्रतिमा, पारंपरिक गीत संगीत, शंख, सूर्य द्वार, प्रगति छत्र, पंच महाभूत, योगासन और मेगा फुव्वारे, ये सब वहां का आकर्षण बढ़ाते हैं। चूंकि भारत ने भारत मंडपम के माध्यम से
जो मतलब डेमोक्रेसी की वॉल बनाई है, उसके थ्रू भारत ये स्थापित करना चाहता है कि दुनिया में लोकतंत्र की, अगर डेमोक्रेसी का अगर जननी किसी को कहा जाए तो वो भारत है। आपने देखा होगा एक शब्द बड़ा कॉमन है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका अपने आप को कहता हुआ पाया जाता है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत कहता है। लेकिन अब भारत ने एक और शब्द पकड़ लिया है, और वो क्या है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और दुनिया के जब इतने बड़े बड़े लोग हमारे देश में उपस्थित हों और उस समय भारत बकायदा स्क्रीन चलाकर यह दिखाए सबको कि देखिए आज से नहीं कितने सालों से हमारे यहां पर डेमोक्रेसी की बातें हो रही हैं, 5000 साल से इस प्रकार से वॉल्स लगाई गई हैं, आपको यहां पर दिखाया जाएगा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे है। सिंधु घाटी सभ्यता, आप देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हड़प्पा की डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू है, जो यहां आए हुए लोगों को यह याद दिलाएगा कि भारत आज का नहीं है। देखिए जब भारत ने गुलामी का दौर जिया, उस दौरान हमारे अंदर हमारी कल्चरल जो ताकत थी उसे बहुत अच्छे से भुला दिया गया। हम इतिहास में कितने समृद्ध थे ये सब भुला दिया गया। आज का यह दृश्य दुनिया के आए हुए राष्ट्राध्यक्षों को यह मजबूर करेगा सोचने के लिए कि भारत का दौर कितना समृद्ध रहा होगा। आप सोचिए भारत ने अपने इस पूरे की पूरे मतलब जो वो बनाया है, इसके अंदर डिस्प्ले लगाया है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, महाजनपद, गणतंत्र, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कौटिल्य और अर्थशास्त्र जो कि भारत के मतलब सिग्नेचर से हैं, मैगस्थनीज, सम्राट अशोक, फाहियान, पाल साम्राज्य के खलीमपुर ताम्रपत्र, श्रेणी संघ, तमिलनाडु का प्राचीन शहर उरीथा मेरू, लोकतंत्र का दार्शनिक आधार, कृष्णदेव राय, अकबर, छत्रपति शिवाजी, स्थानीय स्वशासन, भारतीय संविधान, आधुनिक भारत में जो चुनाव हैं, इनको शामिल किया है इस डिस्प्ले में। मेरे प्यारे साथियों, इसको आपको समझना बहुत जरूरी होगा कि आज का जो कंकरेंट इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का जब इतिहास की हम चर्चा करते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत को क्या दिया गया यही याद रहता है। और कारण भी हो सकता है कि हमारे पास लिटरेचर का भी अभाव रहा हो। हमें ब्रिटिशर्स ने जो दिया वो तो याद है कि ब्रिटिशर्स ने लोकतंत्र के अंदर ये जो संसदीय व्यवस्था है ये हमें दी, हमने राष्ट्रपति का पद फलाना समय, ये सब हम चीजें दुनिया में से इससे हमने ये लिया, इससे हमने ये लिया, लेकिन ओरिजिनली हम क्या हैं ये दिखाने के लिए यह चीज अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। इवन इस बात को दर्शाने के लिए हमने साथ में टेक्नोलॉजी भी इनबिल्ट की है, यानी कि अगर आप इस डिस्प्ले के सामने जाकर खड़े होंगे तो ये बुद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, और यहां पर जो ऑडियो है वो सीधा आपको आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पहचान करके कि आप किस भाषा को समझेंगे वो अकॉर्डिंगली आपको आंसर देगा ऑटोमेटिक। 16 भाषाएं इन डिस्प्लेज को पता है और अपने बारे में ये सारी जानकारी देने वाले हैं। यानी भारत ने ना तो पास्ट को छोड़ा है और ना भविष्य को छोड़ा है, और हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य यहां पर है। साथ ही साथ हमने यहां एंट्री करते ही डोर पर एक फेशियल एक्सप्रेशन को पहचानने वाला एआई होलोबॉक्स भी रखा है। ये एआई एंकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ एंकर है। जब आप एंट्री करेंगे तो ये आपको बोलता है नमस्ते, भारत में आपका स्वागत है। बकायदा ये एडवांस वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को जो रियल एंकर वाली फील देती है वैसे बोल करके वेलकम करती है। ये मशीन है जो कि आपको यहां पर एक महिला के रूप में दिखाई दे रही है, जो कि वेलकम करते हुए दिखाई देती है। इवन बाइडेन भी अगर इसके सामने होंगे तो ये बाइडेन को पहचान करके बाइडेन की एसेंट में, बाइडेन की भाषा में बात करके उनका वेलकम करेगी। इस प्रकार से हमने एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि भारत सॉफ्टवेयर की ताकत है और दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि भैया एआई के मामले में हम पीछे नहीं हैं। हमने अपनी विविधताओं को दिखाते हुए गीता एआई का भी यहां पर प्रदर्शन किया है। गीता एआई जो कि गीता के बारे में जानकारी देने के लिए, कि अगर आप वहां जाएं, गीता से रिलेटेड सवाल पूछें तो वो पूरी तरह से आपको चैटबॉट जवाब देता हुआ दिखेगा। इस प्रकार से हमने यहां पर गीता एआई का भी उपयोग किया है, ठीक है ना। इसके साथ साथ शाम को जब लोग होंगे फ्री तब म्यूजिकल जर्नी ऑफ इंडिया दिखाई जाएगी। 78 कलाकार इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। शाम 6 से 7 और बाद में 7 से 8 भारत का वाद्य दर्शनम कार्यक्रम होगा, जिसमें ट्रेडिशनल भक्ति संगीत को दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर 990 करोड़ की लागत इस कार्य के अंदर आई है, जिसके अंदर भारत के अंदर विदेशी जो वो आ रहे हैं। अब एक और चीज इन दिनों बहुत बढ़िया वायरल हो रही है, और वो क्या है, प्रधानमंत्री मोदी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसकी जो सूर्य घड़ी है उसके सामने विदेशी डेलीगेशंस का वेलकम कर रहे हैं। अगेन आप में से बहुत सारे लोग इन विषयों पर अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी राय रखने की है वो ये कि प्रधानमंत्री अगर इसके सामने खड़े होकर के उन्हें बता रहे हैं कि हमारे पास सन 1300 से एक ऐसी घड़ी उपलब्ध है जो सूर्य की चाल देख करके यह बता सकती है कि टाइम क्या होगा,
ये बात कितनी बड़ी है जब ये सारे के सारे पश्चिमी देश अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर समझते हैं कि इनके पास टेक्नोलॉजी है, इन्होंने घड़ी की खोज करी। हमारे समय, हमारे देश में आज से लगभग 700 साल पहले हमारे इतने यहां पर डेवलप्ड लोग थे कि वो इसको व्हील को सूर्य के साथ मैच करके बता दिया करते थे कि इस समय टाइम ये हो गया है। इससे होगा ये कि जो विदेशी डेलीगेशंस भारत में हैं, उनके साथ साथ उनके देश की जो मीडिया आई है, उनके मन में इन जगहों को जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, और जितनी जिज्ञासा बढ़ेगी भारत में टूरिज्म बढ़ेगा, बढ़ चढ़ करके ये लोग भारत में पार्टिसिपेट करने पहुंचेंगे। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से कोणार्क चक्र को हमने यहां पर प्रेजेंट किया, यानी एक प्रकार से भारत के इस भारत मंडपम में वो सारी चीजें डिस्प्ले में रखी गई हैं जिन्हें आने वाले समय में दुनिया के लोग टूरिज्म के लिए देखने आएंगे। साथियों, दुनिया के बहुत से देश आज टूरिज्म से ड्रिवन इकोनॉमी बन चुके हैं, फिर चाहे यूएई के अंदर दुबई हो या फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड या यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज, वो चाहते हैं कि टूरिज्म उनका यहां चलता रहे तो उन्हें ऑटोमेटिक कमाई होती रहेगी। ऐसी स्थिति में भारत के पास इतनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं कि अगर हम इनका डिस्प्ले भी करें तो दुनिया वाले टूरिस्ट हमारे पास आते रहेंगे, और हमने वही सारा प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर पहुंच चुके हैं सर्गेई लैवरोव यानी रूस के विदेश मंत्री, और उनका भी स्वागत भारत प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा यहां पर भारत की प्रेसिडेंसी का पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को, यानी कि दुनिया में जो अविश्वास का भाव पैदा हुआ है, इसे विश्वास से रिप्लेस करें। प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए इसका स्वागत किया। हालांकि इस पूरी तस्वीर में यह वाली चीज जो है यह भी काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है कि प्रधानमंत्री ने इंडिया की जगह यहां पर भारत लिखा है। इसको लेकर के भी काफी ज्यादा इस समय पर अपोजिशन हमलावर हो रहा है। एनीवे, खैर राजनीति है, राजनीति का ध्यान है कि वो इन चीजों में बताएं कि क्या चीज सही क्या चीज गलत। उम्मीद है कि आप लोग इस बारे में अच्छे से समझ रहे हो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इंटरेस्टिंगली एक चीज यहां पर और हुई है, और वो ये है कि भारत ने अफ्रीकन देशों का भी प्रतिनिधित्व G20 में हो, इसके लिए अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं, यानी कि ऑफिशियली G20 के अंदर अफ्रीका के भी प्रतिनिधि बैठे, इसके लिए इनवाइट किया। जयशंकर साहब जाकर के कॉमरोस के प्रेसिडेंट को, जो अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन हैं, उन्हें लेकर आते हैं और उनका वेलकम करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो ऐतिहासिक क्षण है जब अफ्रीका को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए, ये मंडपम के अंदर का दृश्य है, चारों तरफ दुनिया के बड़े सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं, यहां पर बड़े राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं, और यहां पर जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं वो जाकर के प्रधानमंत्री से गले लगते हैं। और यह दृश्य इसलिए मायने रखता है क्योंकि भारत अफ्रीका को भी प्रतिनिधित्व देना चाहता है G20 के अंदर, और भारत ने इसकी पहल की है जिसका कि समर्थन किया गया है। आप देख सकते हैं अफ्रीकन यूनियन के नाम से सीट रखी गई और इसके लिए उन्हें बिठाया गया। और भी जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको आने वाले समय पर अपने सेशंस के माध्यम से देते रहेंगे। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है जरूर बताइएगा। आपके लिए एक जरूरी जानकारी हमारे पास है, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे सभी साथियों के लिए हमारे द्वारा एक बेहतरीन ऑफर दे दिया गया है, और वो ऑफर ये है कि प्रीलिम्स और मेंस 2024 को ध्यान में रखते हुए यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है। मात्र 7500 रुपए के अंदर आप लोगों के लिए पूरी क्लासेस, चाहे फिर वो एथिक्स, ऐसे राइटिंग, हिंदी, यूपीजीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, प्रॉपर तरीके से सी सेट, सारी की क्लासेस इंक्लूडिंग जितना भी डिटेल्ड डिस्कशन रिक्वायर्ड है, वो सारी फैकल्टी टीम जो कि यूपीएससी के लेवल की हैं, कल सुबह आप लोगों के सामने अंकित इंस्पायर इंडिया अपनी पाठशाला पर हम उन्हें लाइव लेकर आने वाले हैं, अपनी टीम से आपको मिलाने वाले हैं। आप अपने लिए तब तक अपना एडमिशन बुक कर लीजिए। यूपीपीसीएस में हमारा जो आगमन है उसके पीछे का बड़ा साहस हमें राजस्थान पीसीएस ने दिया है। राजस्थान पीसीएस में सफलतापूर्वक जो हमने कहा वो करने के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए यह बेहतरीन मौका है, बेहतरीन समय है कि वो अपना एडमिशन इस टाइम पर बुक कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, आप में से जो भी साथी हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं परचेज करना, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए हमारे द्वारा प्रॉपर तरीके से हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से सेट बना दिए गए हैं नोट्स के। आप यहां पर हिंदी मीडियम का नोट्स भी देख सकते हैं
और साथ में इंग्लिश मीडियम का नोट्स भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का पूरा बंडल आप लोगों के लिए यह 1999 में अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में आपके घर पर डिलीवर कराया जा रहा है। इसी प्रकार से हिंदी मीडियम का कंप्लीट जीएस हैंड रिटन नोट्स का यह बंडल 1999 में विद कुरियर इंक्लूडिंग कुरियर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आपको कंटेंट प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन कैटेगरी में प्राप्त हो रहा है। आप इस प्रकार के बढ़िया फॉन्ट्स के साथ हमारे इन नोट्स को पढ़ पाएंगे अपने घर पर बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से। ये सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, ठीक है ना। तो देरी किस बात की, अभी जाइए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में जाकर के हमारा ये कंप्लीट जीएस का बंडल ऑर्डर कर लीजिए। और अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 7500 रुपए में इन 7 दिनों के भीतर भीतर अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए, ताकि आपकी क्लासेस को सुचारू रूप से चलाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।